एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिसको मैंने ऑलरेडी रेसलिंग विद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल के अंदर अपलोड कर दिया था। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन बिगिन करते हैं। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड विद वेलोसिटी v नॉट इन अ पैराबोला फ्रॉम अ पॉइंट -2, देयर इज नो ग्रेविटी। यू माइट फाइंड दिस इंटीग्रल यूजफुल। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा छोटा है, काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा कंसाइजली यहाँ पर दी गई है कि पार्टिकल को रिलीज़ किया गया है वेलोसिटी वी नॉट से। ठीक है, वेलोसिटी वी नॉट से अगर उसको रिलीज़ किया गया है और यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला है। जो वी नॉट हमको दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ यहाँ से लिख सकता हूँ डेट डी वी नॉट डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। उसका कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पे फोकस करनी चाहिए वो ये है कि मुझे कहा गया है कि मेरा पार्टिकल पैराबोला पे लाई करता है। करेक्ट, मेरा पार्टिकल पैराबोला पे लाया करता है, जिसका जिसका एक फिगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है। करेक्ट, और कहा गया है कि इनिशियली उसको -2, 8 से रिलीज किया गया है। इनिशियली उसको -2, 8 से रिलीज किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा पार्टिकल को दो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, एक तो -2, 8 और एक 0, 0, क्योंकि ओरिजिन से वो पास कर रहा है। इस तरीके का फिगर क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो इक्वेशन होगा ट्रेजेक्ट्री का या फिर इक्वेशन होगा उस पैराबोला का, वो y इजिकल्स टू के एक्स स्क्वायर होगा। करेक्ट, और इसी को अगर मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूँ तो मुझे k का वैल्यू निकालने के लिए डेटा दिया गया है। तो मुझे k का वैल्यू यहाँ से सिंपल सिंपल नज़र आ रहा है, विच इज़ 8 डिवाइडेड बाय -4, सॉरी +4, विच इज़ k विच इज़ इक्वल्स टू 2। करेक्ट, मैंने इसमें सेटिस्फाई करवा दिया है इस पॉइंट को। तो मेरा k का वैल्यू यहाँ से सिंपल सिंपल निकल के आ गया और मेरा पैराबोला का जो इक्वेशन होगा वो होगा y इजिकल्स टू 2x²। करेक्ट, ये मेरा पैराबोला का इक्वेशन रहा होगा। ठीक है, अब मुझे मेरा इक्वेशन मिल चुका है ट्रेजेक्ट्री का, पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन मिल चुका है, क्योंकि एट द एंड अगर कोई ग्रेविटी नहीं है और वी नोट से उसको रिलीज किया गया है तो वो पार्टिकल उस पैराबोला के ऊपर ही मूव करेगा। ये चीज़ तो हम कह सकते हैं, कोई ग्रेविटी नहीं है इस स्पेस में। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि हमसे पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, ये चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, 3 पार्ट्स इसके हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे होते हैं। इस तरीके के प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे जो होते हैं जो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे मैक्सिमम चीज़ें करवा लें। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे मैक्सिमम चीज़ें करवा लें। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स जे कैप एट द ओरिजिन इज अल्फा वी नॉट स्क्वायर। करेक्ट, एक्सेलरेशन एट द ओरिजिन। ठीक है, एक्सेलरेशन एट द ओरिजिन मतलब यहाँ पर हमसे एक्सेलरेशन पूछा है। करेक्ट, यहाँ पर हमसे एक्सेलरेशन पूछा है। अब एक चीज़ बताना मुझे कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन है क्या? आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन है क्या? लेट अस से इस तरीके के कोई कर्व्स दिए हैं जिसमें एक पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, इसमें एक पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, इसमें एक पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पार्टिकल किसी भी कर्व पे मूव कर रहा होता है उसका एक एक्सिलरेशन हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। उसका एक एक्सेलरेशन हमेशा ही उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, और उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसका सिंपल वैल्यू होता है विच इज v परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। जिसका वैल्यू होता है v परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। ये होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा mv²/r, उसमें v परपेंडिकुलर होता है और रेडियस जो होता है वो उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को दे दी। ठीक है, ये शायद हो सकता है कईयों को पता और कईयों को नहीं भी पता हो, तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले हमारी कंसर्न क्या है कि v परपेंडिकुलर निकालना। हम लोगों ने अभी कहा था कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होने वाला है, और इस पॉइंट पे यहाँ पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही होने वाली है, मतलब कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उससे परपेंडिकुलर ही होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि वी नोट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर सी इज नथिंग बट अवर ए सी। ठीक है, और यही हमसे पूछा है पहले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हमारी कंसर्न क्या है, हमको आर सी निकालना है। ठीक है, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, अब हमारी कंसर्न ये है कि हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। करेक्ट, अब हम लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, हम लोगों को कर्व पता है y इजिकल्स टू 2x²। ठीक है, अगर हम लोगों को कर्व पता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर का एक सिंपल सा रिजल्ट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का
एक सिंपल सा रिजल्ट होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, करेक्ट। तो ये रिजल्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये रिजल्ट भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर इसका डेरिवेशन आप लोगों को देखना है तो डेरिवेशन भी पोस्ट कर दूंगा मैं, लेकिन ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 4x, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना हो जाएगा 4, सो विच इज गिविंग 1/4 एट ओरिजिन। तो हम लोग आर सी का वैल्यू हमारा कितना आ गया है 1/4। जब हम लोग इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे ए सी निकालने के लिए, तो हमारा 4 v0 का होल स्क्वायर ए सी आ जाएगा जो हमसे पूछा था, और इसको अल्फा v0 स्क्वायर से कंपेयर करना था। तो हमारा जो अल्फा का वैल्यू है वो 4 निकल के आ जाएगा। हमारा जो अल्फा का वैल्यू है वो 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमसे पार्ट ए में पूछा गया था। अब हम लोग सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो पहला वाला जो हमारा पार्ट था वो हो चुका है यहाँ पर। पहला वाला पार्ट जो था वो हो चुका है। अब बी वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर व्हेन इट रीचेस ओरिजिन इज दिस आई कैप माइनस बीटा जे कैप वी नोट डिवाइडेड बाय बीटा। ये हमसे कहा गया है बी वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। बी वाले पार्ट के अंदर ये हमसे कहा गया है, ठीक है। तो बी वाले पार्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, करेक्ट। अब एवरेज वेलोसिटी वेक्टर किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, इस चीज़ पे फोकस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, लेटेस्ट से मेरा कुछ आर इनिशियल था और लेटेस्ट से मेरा कुछ आर फाइनल था, करेक्ट। इस तरीके के मेरे दो वेक्टर थे, आर इनिशियल आर फाइनल। तो मैं क्या कहता हूँ ना कि मेरा आर फाइनल और आर इनिशियल को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर है उसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी बोल रहा हूँ, करेक्ट। इसको कहीं लोग आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देते हैं, एस बोल देते हैं, डी बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे इस चीज़ों पे मैं कंफ्यूज मत होइएगा, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहाँ से ट्राइंगल लॉ से सिंपल बात लिख सकता हूँ क्या, कि मेरा जो आर इनिशियल वेक्टर था प्लस मेरा जो डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो मिला के मेरा आर फाइनल दे रहा होगा। सिंपल ट्राइंगल लॉ से बात लिख सकता हूँ ना मैं। तो इसका मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो मेरा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल यही होगा क्या, ठीक है। डिवाइडेड बाय नहीं होगा कुछ, ठीक है, यही होगा क्या। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा मेरा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होगा ना, सिंपल सी बात है, समझ आ रही होगी, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है मेरा वो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होगा। अब एक चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि जब मैं इस एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो मेरा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर विच इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन होता है, टोटल टाइम। इसमें भी हम लिख देते हैं टोटल टाइम, ठीक है। ये मेरा एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये मेरा एवरेज वेलोसिटी होता है, मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा है और ये एवरेज वेलोसिटी का नोटेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग क्या कह देंगे कि मेरा जो आर फाइनल है माइनस जो आर इनिशियल है उसको आप टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, यही आपका एवरेज वेलोसिटी होगा, कह सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे आर फाइनल पता है, मतलब कि पार्टिकल को ओरिजिन पे जब पहुंचा तब मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। तो मुझे आर फाइनल पता है विच इज़ 0,0, मुझे आर इनिशियल पता है -2,8। तो मैं सीधा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ क्या। तो 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप, सॉरी प्लस माइनस ऑफ माइनस -2 आई कैप प्लस 8 जे कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 आई कैप माइनस 8 जे कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होगा, यही मेरा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होगा। अब मेरी कंसर्न क्या है
मुझे अब टोटल टाइम निकालना है, ठीक है, मुझे अब टोटल टाइम निकालना है। अब सोचिएगा कि टोटल टाइम कैसे निकाला जाए। अब सोचिएगा कि टोटल टाइम कैसे निकाला जाए। अब सोचिएगा टोटल टाइम कैसे निकाला जाए। पार्टिकल -2,8 से 0,0 पर आया है ओरिजिन पर, जिसमें उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी वी नॉट। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो था वो कांस्टेंट था वी नॉट, और अब मुझे टोटल टाइम निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा लगाया जा सकता है कि मेरा जो टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन वी नॉट हो जाएगा क्या। टोटल डिस्टेंस अपॉन वी नॉट हो जाएगा क्या। और जब मैं टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो जी हाँ, मैं उस पाथ लेंथ की बात कर रहा हूँ जो उसने कवर करी है। मैं उस पाथ लेंथ की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, उस वाले की बात कर रहा हूँ। मतलब ये जितनी भी पाथ लेंथ रही होगी, ये टोटल डिस्टेंस जितनी रही होगी, इसको मैं अगर वी नॉट से डिवाइड कर दूँ तो वही मेरा टाइम टेकन होगा क्या। सिंपल स्पीड स्पीड डिस्टेंस टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, सिंपल स्पीड डिस्टेंस टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो टोटल टाइम होगा वो मेरा, मान लिया कि पाथ लेंथ बाय वी नोट होगा, मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन अब पाथ लेंथ कैसे निकालें, तो पाथ लेंथ का एक रिजल्ट होता है, ठीक है, पाथ लेंथ का एक रिजल्ट होता है। उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, क्योंकि उसका डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। लेटेस्ट से इस तरीके का मेरा कोई कर्व है और जिसमें मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी जनरल पॉइंट पे जाके मैं यहाँ पे लेटेस्ट से dx लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ dy लेता हूँ और इसको मैं जूम करता हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास से यहाँ पर। तो मेरा ऐसा कुछ रहा होगा कि इधर मैं dx गया, इधर मैं dy गया, और ये मेरा कुछ चेंज dr आया। तो मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ कि dr का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। ये चीज़ तो आप लोगों को बहुत पहले से पता होगी, क्लास 10 से ये चीज़ तो पता होगी आप लोगों को पाइथागोरस से, ठीक है। ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको अरेंज करना चाहूँगा। मुझे इंटीग्रल डी आर एट द एंड फाइंड करना है, तो मैं डी आर के वैल्यू को निकालने के लिए इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या इसको, डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा जो डी आर था वो मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैं डी एक्स बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ। ये होता है रिजल्ट फॉर अ पाथ लेंथ ऑफ एनी कर्व, ठीक है, ये होता है रिजल्ट ऑफ पाथ लेंथ ऑफ एनी कर्व, ठीक है, ये होता है रिजल्ट, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि इससे पाथ लेंथ निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि इससे पाथ लेंथ निकालते कैसे हैं, है ना। तो इससे पाथ लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं ना, कि हम लोगों को सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, किसी भी फंक्शन के डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इससे पाथ लेंथ कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों को कर्व की इक्वेशन पता थी विच इज़ वाई इजिकल्स टू 2x स्क्वायर। इसका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 4x, ठीक है। और इंटीग्रल डी आर हम लोगों को कहाँ से कहाँ का फाइंड करना है, इंटीग्रल डी आर हमको ये वाला फाइंड करना है, ये वाली पाथ लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। तो -2,8 से लेके 0,0 तक की है क्या। तो मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं इंटीग्रल डी आर फाइंड कर रहा हूँ, लिख देता हूँ। और मेरा जो x कोऑर्डिनेट्स होगा एज द, इसका जो वेरिएबल है वो x है, ठीक है। इसका जो वेरिएबल, ये जो इंटीग्रल है इसका वेरिएबल x है, क्योंकि लास्ट में आपको दिख रहा होगा डॉट dx, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर एक बार वो नज़र आ जाए, रिजल्ट नज़र आ जाए। मैं इन चीज़ों को रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाला रिजल्ट देखिएगा और उसी के बेसिस पे मैं नीचे वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2 से लेके 0 तक, ठीक है। और 1 प्लस, मैं रूट लगा देता हूँ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 4 है, जिसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर बनेगा, और डॉट डी एक्स। और इसी इंटीग्रल का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में 8 दिया गया है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो इसी इंटीग्रल का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में 8 दिया गया था, ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इसी इंटीग्रल का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में 8 दिया गया था, ठीक है। अब हम लोगों को ये पता चल गया कि जो हमारी टोटल पाथ लेंथ है उसका वैल्यू 8 है, पाथ लेंथ का वैल्यू जो है वो 8 है। तो हम लोगों ने क्या सोचा था कि हम लोग टाइम निकालने के लिए पाथ लेंथ
को वी नोट से डिवाइड कर देंगे, तो पाथ लेंथ हमारी 8 आई, जिसको हमने वी नोट से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा टोटल टाइम। अब हमारी जो एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी जो हम लोग निकाल रहे थे, जिसके लिए हम लोगों ने इसका डिस्कशन बिगिन किया था, इस पार्ट का डिस्कशन बिगिन किया था एवरेज वेलोसिटी के लिए, उसका एक बार देख के आते हैं कि वो आया क्या था। सबसे पहले मैं ये भी भूल चुका हूँ कि एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आई थी। एवरेज वेलोसिटी हमारी ये आई थी 2 आई केप माइनस 8 जे केप डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ये आई थी हमारी एवरेज वेलोसिटी 2 आई केप माइनस 8 जे केप डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, विच इज नथिंग बट 8/v0, 8/v0। और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 2 को कॉमन आउट करके, तो आई माइनस 4 जे केप डिवाइडेड बाय 4 v0। तो इसको जब मैं क्वेश्चन वाले से कंपेयर करूंगा, इसको जब मैं क्वेश्चन में दिए हुए पार्ट बी से कंपेयर करूंगा, तो बीटा की वैल्यू मेरी 4 निकल के आ जा रही है। सिंपल सिंपल, बीटा की वैल्यू भी मेरी 4 निकल के आ जा रही है, अल्फा की वैल्यू भी मेरी 4 निकल के आई थी, बीटा की वैल्यू भी मेरी यहाँ से 4 निकल के आ जा रही है। ठीक है, अब पार्ट सी को डिस्कस करते हैं। अब पार्ट सी को डिस्कस करते हैं कि पार्ट सी के अंदर हमसे पूछा क्या गया है। पार्ट सी के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट रीचेस ओरिजिन इज इतना, इतना है भाई ये, वी नोट का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ रूट 65 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 65 डिवाइडेड बाय गामा। हे भगवान, हे भगवान, कितनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है। तो पार्ट सी के डिस्कशन को बिगिन करते हैं। हमसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, हम लोगों से पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अब हमें एक चीज नोटिस करनी है कि हमारा पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर था, जिसकी वेलोसिटी इस तरीके से वी नोट थी, फाइनली यहाँ पर है। ये भी हमसे व्हेन इट रीचेस ओरिजिन पूछा गया है, व्हेन इट रीचेस ओरिजिन पूछा गया है। तो हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है कि इनिशियली हमारा वी नोट वेक्टर ऐसे कुछ था, फाइनली हमारा वी नोट वेक्टर ऐसे कुछ था, इनके बीच में कुछ थीटा रहा होगा, इनके बीच में कुछ थीटा रहा होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इसका जो ये रिजल्टेंट होगा, इसका जो ये रिजल्टेंट होगा, वो 2v0 साइन थीटा बाई 2 होगा। ये सिंपल वेक्टर वाले नॉलेज से मैं कह सकता हूँ क्या? ये सिंपल वेक्टर वाले नॉलेज से मैं कह सकता हूँ क्या कि ये 2v0 साइन थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, 2v0 साइन थीटा बाई 2 होगा। अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से करूँ और थीटा बाई टू होगा, तो ये 2v0 साइन थीटा बाई 2 होगा। करेक्ट, मतलब यहाँ से मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि मेरा इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वही ऊपर लिखना था मुझे, तो वो 2v0 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होगा क्या? यही होगा ना? तो यही मेरा एवरेज एक्सेलरेशन होगा, यही मेरा एवरेज एक्सेलरेशन होगा। अब मुझे, मेरी कंसर्न है कि मुझे 2v0 साइन थीटा टू बाई टू का वैल्यू निकालना है। 2v0 तो मुझे पता है, लेकिन साइन थीटा बाई टू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाए? ठीक है, सबसे पहले थीटा बाई टू का वैल्यू अगर निकालना है तो मुझे सबसे पहले थीटा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे कर्व की इक्वेशन पता है, विच इज़ वाई इजिकल्स टू 2x²। तो मैं अगर इस कर्व की स्लोप निकालूं -2,8 पर, -2,8 पर एक स्लोप निकालूं मैं इसकी, और उसको मैं m1 बोल दूं, और 0,0 पर स्लोप निकालूं और उसको मैं m2 बोल दूं, और उन दोनों के बीच का एंगल निकाल लूं, तो क्या वही मेरा थीटा एंगल होगा क्या? सुनिएगा क्या कहा है मैंने, कि लेटर से इस तरीके का मेरा कर्व था, मैंने यहाँ पर स्लोप निकाली विच इज़ 0 दिख रही है, और मैंने यहाँ पर स्लोप निकाली, तो यही मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो यही मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और यही मेरा एंगल थीटा होगा। तो इन दोनों स्लोप्स के बीच का एंगल अगर मैं निकाल लूँ तो वही मेरा थीटा होगा ना। ठीक है, वही मेरा थीटा रहा होगा। तो अब हमारी कंसर्न क्या है? हम लोगों को खाली उस स्लोप के बीच का एंगल निकालना है, हम लोगों को खाली उन दोनों स्लोप के बीच का एंगल निकालना है। और जब स्लोप के बीच के एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग स्लोप के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, तो हमको बहुत ही ज़्यादा फेमस रिजल्ट याद है टेन थीटा का। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस रिजल्ट याद है, विच इज़ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 m2, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 m2। ठीक है, ये रिजल्ट हमको अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, तो अब हम लोग उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दैट टेन थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
m1 m2 ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्लोप निकालते हैं y इजिकल्स टू 2x² की एट -2,8। ठीक है, -2,8 पे स्लोप निकालते हैं तो वो कितनी होगी, ये हो जाएगा dy/dx एट -2,8 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू -2 डाल रहा हूँ इसको डिफरेंशिएट करके तो वो मेरा -8 निकल के आ रहा होगा। ठीक है, तो dy/dx का वैल्यू यानी कि m2 का वैल्यू हमको -8 मिल चुका है, और एक तो हमें पता है कि 0 के बराबर है और 1 माइनस 0 हो जाएगा विच इज़ -8, राइट। तो टेन थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पर -8 निकल के आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू हमको -8 निकल के आता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा साइन थीटा निकाल सकता हूँ क्या? सीधा सीधा यहाँ से साइन थीटा निकाल सकता हूँ क्या? साइन भी नहीं, कोस थीटा निकाल सकता हूँ क्या? मैं कोस थीटा पे सीधा फोकस करता हूँ ना, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 मुझे चाहिए तो मुझे कोस थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ से कोस थीटा किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं? तो मुझे अगर कोस थीटा लिखना है तो वो होगा 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टोटल अंडर रूट, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी हमारी विच इज 65, और ऊपर हमारा आ जाएगा बेस विच इज़ 1, करेक्ट, विच इज़ 1। तो ये कोस थीटा का वैल्यू हमें मिल चुका है। ठीक है, कोस थीटा का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब मैं क्या कह रहा हूँ ना कि मेरा जो साइन थीटा का वैल्यू होता है, मेरा जो सॉरी साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू होता है, मुझे रिजल्ट पता है साइन थीटा बाई 2 इज नथिंग बट 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये रिजल्ट हम लोगों को पता है। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोगों को पता है। ठीक है, तो हमारा जो साइन थीटा बाई 2 है वो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा मेरा साइन थीटा बाई 2 का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 65 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमारा सीधा सीधा साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू जो है वो रूट 65 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 65 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट 65 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 65, ये निकल के आता है। और जब मैं इसको उसमें सब्सटीट्यूट करता हूँ 2 वी नोट साइन थीटा बाई 2 में डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हमारा कितना था, टोटल टाइम था हमारा 8 बाई वी नोट, तो 8 बाई वी नोट का होल स्क्वायर विच इज़ गिविंग मी 4 वी नोट का होल स्क्वायर, और ये मेरा वैल्यू आ जाएगा रूट 65 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 65, और इसी में हमसे नीचे वाला गामा पूछा गया था, तो गामा का वैल्यू भी हमारा 4 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हमसे पूछा गया था, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पूछा गया था विच इज 4 क्यूब एंड विच इज 64, करेक्ट। तो 64 इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके के और क्वेश्चन डिस्कशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टिल देन गुड बाय।